आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से। सपोज ये डाइपोल जो है फील्ड से किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। अगर ये डाइपोल का साउथ पोल है और ये डाइपोल का नॉर्थ पोल है तो ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी कहां से कहां तक, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी फील्ड डिस्टेंस वेक्टर v से डिनोट की गई है, उसमें एक डाइपोल रख दिया गया। उस डाइपोल का साउथ पोलैरिटी इस तरफ, नॉर्थ पोलैरिटी इस तरफ सपोज करते जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M will be directed from south to north making an angle theta with the field, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल्स टू mv sin थीटा, ठीक है। अब ये टॉर्क यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा, अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करना होगा तो ये क्या करना होगा, रोटेट करने की कोशिश करना होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक डाइपोल अगर इस फील्ड की वजह से कोई टॉर्क mv sin थीटा एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो उसकी वजह से, ये टॉर्क की वजह से क्या करना होगा, रोटेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा होगा, ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में बात करें, सपोज कीजिए कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये मैग्नेटिक डाइपोल इस टाइम इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक टॉर्क यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा, तो उतना ही टॉर्क क्या होगा, रिस्टोर हो रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में होना चाहे तो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर इस तरफ टॉर्क अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हमारा टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम restoring torque should be equal to the minus sign of applied torque। तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये डाइपोल तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये दोनों टॉर्क जो है, अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, अपोजिट इन नेचर है, तो उसकी वजह से। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं कितनी, mv sin थीटा। अप्लाइड टॉर्क को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, यही रिस्टोरिंग टॉर्क भी है और यही अप्लाइड टॉर्क भी है। लेकिन अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ से बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। जैसे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन मोशन में F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे रोटेटरी इफेक्ट है तो टॉर्क से रिप्रेजेंट होगा फोर्स, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा वो टॉर्क I इनटू अल्फा के इक्वल हो रहा होगा, तो अप्लाइड टॉर्क है और उसी की वैल्यू mv sin थीटा के इक्वल है। तो वही वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं I अल्फा दैट इज द अप्लाइड टॉर्क विल बी इक्वल टू माइनस mv sin थीटा। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाइड टॉर्क है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड टॉर्क है जिसकी वैल्यू I अल्फा है, दैट अप्लाइड टॉर्क शुड बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, और इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, mv sin थीटा के इक्वल होगी। और ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है तो फिर नेचर अपोजिट है। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2 थीटा बाय dt,
अल्फा को लिखा जा सकता है d2 थीटा बाई dt, डबल डेरिवेटिव dt2, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो ओमेगा मिला, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। दोबारा डिफरेंशिएट किया गया तो क्या मिला? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मिला। तो अल्फा की हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं d2 थीटा बाई dt माइनस mv। अब यहाँ पे अगर सोचिए कि ये जो टॉर्क इफेक्ट है, ट्विस्टिंग इफेक्ट है, जो रोटेटरी इफेक्ट है, वो बहुत स्मॉल एंगल के लिए, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा की जगह थीटा। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो ये कर दिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? t2 थीटा बाई dt2 tan इक्वल्स टू माइनस mb डिवाइड बाई I टाइम्स थीटा। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, कुछ जाना पहचाना एक्सप्रेशन। कैसे जाना पहचाना एक्सप्रेशन? हम लोगों ने ऑसिलेशन में पढ़ा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो भी होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर ऐसा केस मिले एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये कैसा केस होता था? ये एक ऑसिलेटरी बॉडी का के लिए एक्सप्रेशन आता था, और जहां पे बॉडी क्या करती थी? एसएचएन करती थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती थी। इसका मतलब क्या है? जब ये मैग्नेटिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये क्या करेगा? इनिशियली ऑसिलेट करेगा। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अल्फा को लिखा जा सकता है d2 थीटा बाई dt2। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लगभग सेम है। तो यहाँ पे dt थीटा है, यहाँ पर भी d2 थीटा बाई dt2 है, ये भी। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो ऑसिलेट कर रहा होगा, उसी का टाइम पीरियड हमें देखना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग, ऊपर का हटा देते हैं, comparing with d2 theta by dd2 is equals to minus omega square theta. This shows that ये क्या बता रहा है? डाइपोल जो होगा वो क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट कर रहा होगा। This shows that dipole will oscillate when placed in magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा। तो अब यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी हमें देखना पड़ेगा। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के लिए हम इसको क्या करें? इससे कंपेयर करें तो हमें आपको यहाँ पे आपको दिखा होगा ये टर्म सेम है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला माइनस एमवी। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ये टर्म, तो ये टर्म ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम बी बाई आई। सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यहाँ से टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। या सीधे सीधे यहीं से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए तो कितनी हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम बी बाई आई। अब यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कीजिए तो t स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई i बाई m। t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टर्म ले लेंगे, ये हो जाएगा ये पाई स्क्वायर है,
अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम डी। आप फाइंड कर सकते हैं कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट जो कि बार मैग्नेट होगा उसका टाइम पीरियड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है क्योंकि उसका शेप हमें पता होगा बार मैग्नेट का, तो उससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। अगर हमें शेप पता है तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ पता होगी और फिर उस दोनों पोल स्ट्रेंथ पोल के बीच की डिस्टेंस पता होगी, हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास पता है कितना होता है, m × l। ये फार्मूला होता है m × 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल लेंगे और इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसको भी निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के किस तरह से सिमिलर होती है या किस तरह से डिफरेंस होती है, तो उस बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर लोग मान के चल रहे हैं कि कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी, तो हम लोग कह सकते हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। तो हमें यही प्रूफ करना है कि कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन करंट कैरिंग सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें पहले से पता है कि कोई बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट का सेंटर से एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, तो उस एक्सिस पे कोई पॉइंट P की डिस्टेंस अगर r है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी पॉइंट P पे, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे जो होगी उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई r क्यूब, वेयर m इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। तो यही एक्सप्रेशन अब हम लोग देखते हैं कि क्या यही एक्सप्रेशन सोलेनोइड के केस में भी हमें मिलेगा, सेम फीचर्स सेम केस लेकर सेम कंडीशन में इस बार मैग्नेट की अगर सोलेनोइड अप्लाई करते हैं, सोलेनोइड करते हैं, तो क्या यही एक्सप्रेशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें हर हाल में यही प्रूफ करना है कि इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई r क्यूब एक्सियल कंडीशन में सोलेनोइड के लिए आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, सपोज ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जो कि इस सोलेनोइड के सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर है। ठीक है, इसी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करें, सपोज कीजिए कि सोलेनोइड की जो रेडियस है वो स्मॉल a है, तो हम क्या करेंगे एक एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो सिलेक्ट करेंगे क्या होगी, रिंग के फॉर्म होगी। ठीक है, इस एलिमेंटल स्ट्रिप जो होगी, ये एलिमेंटल स्ट्रिप रिंग के फॉर्म में होगी और इसकी जो लेंथ है हमने यहाँ पे dx सिलेक्ट की और ये डिस्टेंस इस स्ट्रिप की सेंटर से डिस्टेंस हमने मान ली कि x डिस्टेंस पे, ये स्ट्रिप सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो स्ट्रिप से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r में से पूरा x सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी r माइनस x। अब आपको एक केस पता होगा, अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग थी, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग थी, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P था, सेंटर से रेडियस जो कि a थी और सेंटर से कोई डिस्टेंस r से पॉइंट P था, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल 3/2। ये फार्मूला आता था किसी रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो वही चीज यहाँ पर भी, ये भी एक रिंग है, लेकिन ये रिंग क्या है, एलिमेंटल रिंग है। इफ देयर इज अ नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अजम्पशन क्या होगा, पहले अजम्पशन की बात कर लेते हैं। अजम्पशन तो मान के चल रहे हैं स्मॉल n be the number of turns per unit length, number of turns per unit length। तो ds लेंथ में कितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ds लेंथ कितना हो जाएगा, इसने में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पहले फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ तो कितना हो जाएगा, स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई dx। कितना काम हो गया। अब ये एक ऐसी स्ट्रिप है जिसमें n इंटू dx नंबर ऑफ टर्न्स है, और इस स्ट्रिप की वजह से इस रिंग जो है स्ट्रिप के फॉर्म में, इस रिंग की वजह से किसी पॉइंट p पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंटल रिंग है तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस केस में वो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड due to elemental strip, यहां पे बोल देंगे रिंग, कहां पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बात कर रहे हैं किसकी वजह से, एलिमेंटल स्ट्रिप की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, उसका वैल्यू अगर हम लोग dp से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस, ए स्क्वायर दैट इज रेडियस स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स इसका स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। ये सिर्फ सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n dx है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे n dx से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड dp मिलेगी उसका एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा वो काट छाट करके आगे पीछे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2, इसको एक साथ कर लिया, और इधर क्या बचा, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये इधर बचा। अब यहाँ पे कुछ असम्पशन लेके चलते हैं। सपोज के ये टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिडॉइड इज 2l बी द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिडॉइड। तो सेंटर से ये डिस्टेंस ये -l हो जाएगी और सेंटर से ये डिस्टेंस +l हो जाएगी। प्लस माइनस कर रहे थे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का है, तो ये इसको हम लोग -l से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ओरिजिन, और उसी तरह से ये राइट हैंड साइड फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस +l ले लेंगे, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। और दूसरी चीज यहाँ पे ये जो डिस्टेंस x ले रहे हैं वो बहुत छोटी है कंपेयर टू r। ये जो डिस्टेंस x है वो कंपेयर टू r बहुत छोटी है, तो हम लोग कह सकते हैं r इज मच ग्रेटर देन x। तो हम लोग क्या करें, स्क्वायर यहाँ करेंगे, x को r के कंपेयर में निगलेक्ट कर दें, x को क्या करें, निगलेक्ट कर दें, तो यहां से कह सकते हैं निगलेक्टिंग x कंपेयर टू r। हमने क्या किया, एक असम्पशन ले लिया कि ये जो डिस्टेंस x है वो r के कंपेयर में बहुत छोटी है, तो हम लोग x को क्या करें, निगलेक्ट कर दें, x को 0 मान लें, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, इधर तो ये सेम रहेगा, म्यू नॉट n i a स्क्वायर बाई 2, इधर क्या हो जाएगा, dx कैसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2, क्योंकि हमने क्या किया, x को 0 मान लिया, होल पावर 3/2। एक कंपैरिजन और कर सकते हैं, एक असम्पशन यहाँ पे और ले सकते हैं, क्या, ये जो रेडियस ऑफ द सॉलिडॉइड है वो भी r के कंपेयर में बहुत छोटी है, ठीक है, रेडियस ऑफ सॉलिडॉइड इज मच लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिडॉइड। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर को भी r स्क्वायर के कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं निगलेक्टिंग a
स्क्वायर कंपेयर टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के कंपेयर में हम लोग इसको भी निगलेक्ट कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, ये था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 था। इससे ए स्क्वायर को हमने निगलेक्ट किया, ए स्क्वायर को हमने हटा दिया, पावर 2 और पावर 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा पावर 3। ठीक है, तो ये कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है। ये इतना असम्पशन लेकर चले तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड डी के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई आर क्यूब। सारी चीजें हमने लिख दी। अब इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक चली, माइनस एल से प्लस एल तक। तो यहाँ पे माइनस एल से प्लस एल तक लिमिट लगा दी, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाली जो हम डी भी मान के चल रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका इंटीग्रेशन हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड डी मान ली, बी क्या होगा, इंटीग्रेशन डी के इक्वल तो हो गया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको निकाल दीजिए बाहर, n म्यू नॉट बाई 2 n i a स्क्वायर बाई आर क्यूब। आर क्यूब के लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान के क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग फिक्स करके चल रहे हैं। ठीक है, ये भी कंजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। म्यू नॉट कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम फ्री स्पेस कांस्टेंट बाहर, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, फ्लो ऑफ करंट ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर, रेडियस ऑफ द सॉलिड ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर, और r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड। इसको भी हम लोग इस कंडीशन में फिक्स मान के चल रहे हैं, तो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये सिर्फ हो जाएगा इंटीग्रेशन l to l dx। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन x का dx का x हो जाएगा माइनस l से l की तरफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे म्यू नॉट n i a स्क्वायर 2 आर क्यूब, अपर लिमिट l माइनस लोअर लिमिट माइनस l। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर 2 आर क्यूब माइनस एल और प्लस एल माइनस माइनस एल दैट इज प्लस एल। तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करते हैं तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे p इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 एक साथ कर लिया, फिर i a स्क्वायर बाई आर क्यूब एक साथ लिया, म्यू नॉट बाई 2 एक साथ लिखा, i a स्क्वायर बाई आर क्यूब एक साथ लिखा, n into 2l को एक साथ लिख दिया, n into 2l को एक साथ लिख दिया। n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 2l क्या लेंथ ऑफ द सॉलिड है। तो टोटल लेंथ से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या बताएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिड। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 i a स्क्वायर बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N, where capital N is the total number of turns per unit length, total number of turns in the solenoid, और ये कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ solenoid। तो कैपिटल N की वैल्यू n into 2l की इक्विवेलेंट है, उससे हम लोगों ने कैपिटल N की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करें और 2 पाई से डिवाइड करें, तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2
ये 2 और 2 इसके साथ ये 2 पाई का मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। और आई कैपिटल एन को एक साथ लीजिए, आई इंटू कैपिटल एन बाई आर क्यूब, और ये ए स्क्वायर को 2 पाई के साथ लेंगे तो 2 पाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए पाई ए स्क्वायर ए इज द रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड आपको मिल जाएगा। और तो बाहर लेने तो ये आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू कैपिटल एन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई आर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2a वेयर a इज पाई a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर से रिअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 को बाहर लिखा, एन आई ए एक साथ लिखा, और ये आर क्यूब लिखा। अब यहाँ पे किसी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो एन आई ए इक्वल होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एन आई ए इक्वल होता है किसी करंट कैरिंग कॉइल में जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू एन आई ए के इक्वल होती है, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट फ्लो, और ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो एन आई की वैल्यू कैपिटल एन लिख सकते हैं, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। तो यही एक्सप्रेशन जो आ रहा है यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, यही एक्सप्रेशन किसी बार मैग्नेट के लिए भी आ रहा था सेम कंडीशन में। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिनॉइड के लिए एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का, और करंट बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम कंडीशन में सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सॉलिनॉइड।